देखा इस वीडियो में आपके जो सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उनका रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे स्थान जहाँ पर क्या होता है कि वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, और कटीली झाड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं, तो ऐसा स्थान यानी कि ऐसी जगह जो होगी वो आपका कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, आपका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जो हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और यहाँ की जो परिस्थिति है यहाँ की यहाँ जो है मौसम जो होता है वो शुष्क मौसम होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है वर्षा कम होती है और जो गर्मी अधिक पड़ती है और जहाँ वहाँ जो पेड़ जो पाए जाते हैं वो कटीली झाड़ियों वाले पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया है। सबसे पहले घास है, फिर दुर्मुट यानी भृंग है, फिर मेंढक है, फिर सांप है और बाज है। ठीक है, ये है आपका। अब करें कि यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 kg यानी कि 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? यानी कि उत्पादक स्तर की बात करें कि चौथे स्तर पर यानी कि 1 2 3 4 यहाँ चौथे स्तर पर। ठीक है, 1 2 3 4 चौथे स्तर यानी सांप पर अगर ऊर्जा जो है वो 7 kg है यानी 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर यानी कि घास पर कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे चौथे स्तर पर यानी सांप पे जो ऊर्जा थी वो 7 kg थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब हम मेंढक के पास आते हैं, तो मेंढक यानी कि 7 kg का आप 10% निकाल लीजिएगा और वो उसमें प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 7 kg का अगर 10% निकालते हैं यानी कि 70 kg समझ लीजिएगा कि यहाँ जो होगी वो 70 kg होगी। ऊर्जा जो होगी मेंढक के पास 70 kg होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो उत्पादकता की जितनी होगी उसका 10% आगे क्रम में जो हो घटता चला जाता है। आपको बस ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ऊर्जा दी गई है वो चौथे स्तर की दी गई है तो और यहाँ दी गई है 7 kg, तो यहाँ 7 kg होगी तो यहाँ 70 kg होगी, यहाँ 70 होगी तो यहाँ 700 kg होगी और यहाँ 700 kg होगी तो घास में जो ऊर्जा होगी यानी कि प्रथम चरण में जो ऊर्जा होगी वो 7000 kg होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि अगर यहाँ 7000 kg है, 7000 का 10% आप मैंने कहा कि कम करते चले जाना है यहाँ से, तो 7000 का 10% करेंगे निकाल, ठीक है 700 आ जाएगा। 700 का 10% करेंगे 70 आ जाएगा और 70 का 10% अगर हम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उत्पादक स्तर पर जो ऊर्जा होगी वो आपकी कौन सी होगी? बी हो जाएगा आपका कि 7000 kg होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? ठीक है, तो लक्ष्य 5 जो केंद्रित है वो लिंग समानता पर केंद्रित है आपका। ठीक है, धारणीय विकास लक्ष्य क्या है कि धारणीय विकास लक्ष्य है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए धारणीय लक्ष्य विकास की जो है बनाया गया है। ठीक है, और यह जो है आपका 2015 से 2030 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका जो 5 जो यानी कि लक्ष्य 5 जो केंद्रित है वो आपका लिंग समानता पर केंद्रित है। आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अवनव गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाली सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सही प्रक्रिया जो उसका चुनाव करना है। जल प्रक्रिया यानी कि जल चक्र क्या होता है कि जल चक्र को हम क्या हाइड्रोलॉजिक का जो चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी सही प्रक्रिया कौन सी होगी? वो हमारे आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, फिर संघनन हो जाएगा और फिर अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका ने छात्रों को
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? ठीक है, तो कमल का जो लंबा तना होता है वो जो तना होता है वो खोखला होता है। ठीक है, और खोखला तने क्या होता है कि खोखले तने के जो कारण जो है कमल का पौधा पानी में तैरता रहता है। ठीक है, ये पानी के नीचे पाए जाने वाले कमल के फूल के जो कुछ भाग जो इसका खाने योग्य भी होता है। ठीक है, जो आमतौर पर कुरकुरे होते हैं और सिंगाड़े के स्वाद के जैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए कमल का जो खोखला लंबा तना होता है वो पौधों को क्या करता है, पानी में तैरने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि खोखले तने का क्या कार्य है कि पौधे को पानी में तैरने में सहायता करना। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा क्या होती है कि वो जहाँ पर वर्षा प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक, ठीक है, जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक होती रहती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में ये आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। आपका आंसर ए हो जाएगा, आसाम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। ठीक है, तो आपका जो 4 पार्ट जो कक्षा 4 में जो एक पार्ट है भोजन साथ करना, इसमें बोरा एक सामान्य किस्म में बोरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बोरा शब्द क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो बोरा शब्द क्या होता है कि असम में, ठीक है, असम में उपयोग होने वाले सामान्य चावल को बोरा कहा जाता है। ठीक है, असम में जो आपके सामान्य चावल होते हैं उन्हें वहाँ क्या कहा जाता है, बोरा कहा जाता है। और बोरा शब्द जो है एक बंगाली शब्द है। ठीक है, और बोरा चावल को स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में था कि कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करने में बोरा एक सामान्य किस्म है। तो यह बोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, वो आपका आंसर डी हो जाएगा, धान की फसल के लिए, यानी कि धान के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा हर साल 4 दिसंबर को जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस नौसेना दिवस में, ठीक है, और यह नौसेना के जहाज में, ठीक है, जो लीडर होता है वो पूरी परेड में 36 निर्देश देता है। ठीक है, कितनी संख्या देता है, निर्देश संख्या कितनी, 36 निर्देश देता है। और यह निर्देश इतने जोर से दिए जाते हैं कि पीछे खड़ा हुआ सैनिक जो उस आवाज को सुन सके। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन था कि नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या क्या है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया है कि उत्पादक तक, यानी प्रथम उत्पादक से द्वितीय उत्पादक को जो हमारी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उस ऊर्जा का 10% ही प्राप्त होती है। ठीक है, और जो द्वितीय से तृतीय पहुंचेगी तो वो द्वितीय का जो 10% आएगा वो तृतीय उपभोक्ता के पास पहुंचती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विश्व जल दिवस के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने के लिए अभियान चलाया गया है ताकि लोग जल के महत्व को, जल की आवश्यकताओं को और जल के संरक्षण को महत्व दे सकें। ठीक है, तो इसलिए विश्व जल दिवस
निम्नलिखित में से किस दिन को बनाया जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 22 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, 2022 में विश्व जल दिवस की जो थीम थी वह थीम थी कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना थी। ठीक है, क्या थीम थी 2022 में? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, 2022 की विश्व जल दिवस की थीम थी। तो आपका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना के होती है। ठीक है, तो जल संवर्धन क्या होता है? ठीक है, जल संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। ठीक है, जल संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए यानी बिना मिट्टी के प्रयोग करके ही केवल पानी और पोषक तत्वों से ही उगाया जाता है, वो जल संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और जल संवर्धन को जो हम हाइड्रोपोनिक्स या समाधान संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि जल संवर्धन के एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मिट्टी यानी कि मृदा की होती है, यानी कि उसमें जो फसल को उगाया जाता है वो बिना मिट्टी के ही उगाया जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिस उपकरण से वर्षा का मापन किया जाता है उसे हम रेन गेज को कहते हैं। ठीक है, और रेन गेज एक ऐसा जो मापन यंत्र है जो कि खुले स्थान पर या ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, यानी कि ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर न पेड़ हो, न पहाड़ हो, न ऊंची दीवारें हो। ठीक है, यह इसलिए लगाया जाता है ताकि बारिश का पानी सीधा इस यंत्र पर पड़े। ठीक है, रेन गेज पर पड़े, जिससे हम वर्षा को माप सके कि कितने मिलीमीटर या कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, तो जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा, रेन गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने परीक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है। इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है न ही नदियाँ, झील और तालाब ही हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है आपका अबू धाबी। संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात जो होता है वो एशिया का ऐसा प्रमुख देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो पानी बहुत बहुमूल्य है। क्यों है? क्योंकि ना तो वहाँ नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब है, और ज़मीन के नीचे सिर्फ क्या पानी भी नहीं है, सिर्फ तेल ही तेल है। इसलिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पर जो है पेट्रोल सस्ता है और पानी बहुत कीमती यानी बहुमूल्य। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाघों की जनसंख्या। ठीक है, तो भारत सरकार के मुताबिक 2006 में, ठीक है, 2006 में बाघों की संख्या जो 1411 थी, और जो कि 12 वर्षों बाद यानी कि अब जो यह संख्या बढ़कर 2967 के लगभग हो गई है। ठीक है, इसलिए भारत में बाघों की जनसंख्या, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने के लिए कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? ठीक है, तो देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करके और जो हमारी जो ऑक्सीजन जो हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं वो भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हीं पेड़ पौधों में जो यानी कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए कि पेड़ पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। तो क्लास में जो सुजाता वो जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति से
में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई है, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए, यानी कि साजिया जो आपकी क्लास टीचर है उसे क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को उनके परिवेश की जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं उनसे अनुभव दिया जाना चाहिए और उनके पर्यावरण के अध्ययन के उन्हें प्रति जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन उन्हें महत्व को समझना चाहिए ताकि प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्तमान पर्यावरण मुद्दों के प्रति वह छात्र जो है संवेदनशील बन सके। ठीक है, तो क्वेश्चन था प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशल के विकास पर करने पर। ठीक है, ये आपका केंद्रित होना चाहिए, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी और डी है। देखिए कैसे कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बच्चे जो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और उन्हें अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा कि बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सामाजिक स्तर पर और पर्यावरण स्तर पर, ठीक है, सामाजिक स्तर पर और पर्यावरण स्तर पर जो है अब बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन क्यों प्रस्तुत किया जाता है, इसका आंसर देखिएगा बी हो जाएगा कि पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। और डी हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें कि वे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी, सी और डी हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करके सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आपका बी, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण क्षेत्रों के एकीकरण है। ठीक है, एकीकरण क्या होता है कि एकीकरण से तात्पर्य होता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण क्षेत्रों का एकीकरण करना, वो एकीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जिसमें भौतिकता के साथ साथ जैविक पर्यावरण की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी भौतिकता के साथ साथ जैविक पर्यावरण की विशेषता को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन किन तीन पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 पर्यावरण के बारे में सीखना। ठीक, दूसरा है सी यानी कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और तीसरा है डी कि पर्यावरण के लिए सीखना। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन किन तीन पर्यावरण अध्ययन के सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होता है। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरद विद्यार्थियों को वस्तुओं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने के लिए कहते हैं। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शरद को क्या करना चाहिए कि
नंबर 1 का आंसर हो आपका ए हो जाएगा कि चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखे कैसे बनते हैं और इनमें कौन कौन से हानिकारक पदार्थों को मिलाया जाता है, जिनसे मानव के स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कितने ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा कि सिगरेट और गुटखा सेवन होने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बच्चों को जो है बताना चाहिए। तो आपका आंसर ए और सी हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया जो आजकल की शिक्षा के युग में जो एक अद्भुत क्रांति है। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन जो एक व्यापक क्षेत्र है, यानी कि पर्यावरण का जो एक व्यापक क्षेत्र है। और मल्टीमीडिया में क्या होता है कि किसी भी कार्य को अनेक प्रकार की क्रिया करके समझाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थी वह क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यह विद्यार्थियों की इंद्रिय को सक्रिय रखता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है। ठीक है, देखिए पर्यावरण अध्ययन से क्या होता है कि बालक में भौतिक विकास, जैविक विकास, रासायनिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन सब का विकास जो पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी और डी हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है। आपका आंसर बी है कि एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, और डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी पद्धति के अनुसार मूल्यांकन। तो सीसी पद्धति क्या है कि सीसी पद्धति एक छात्र मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास से संबंधित सभी गतिविधियां और सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, और यह व्यापक तरीके से मूल्यांकन करने की और निरंतर और सिखाने की के परिणामों के मूल्यांकन की एक जो है महत्वपूर्ण प्रणाली है। कौन सी, CCE। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। कौन सी, CCE पद्धति। आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया। ठीक है, तो जॉय ने सबसे पहले क्या किया है, अवलोकन किया है। ठीक है, सबसे पहले मूंगफली के पौधों का अवलोकन किया है, फिर तुलना की है। किस में तुलना की है कि फूल में और फल में तुलना की है। ठीक है, फूल और फल में तुलना की है कि क्या तुलना की है कि फूल तो पौधे में ऊपर आ रहा है जबकि फल जमीन के नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर सामान्यीकरण कहा क्या है। ठीक है, कि लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। ठीक है, इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जॉय ने सबसे पहले अवलोकन किया है, फिर फल फूल में तुलना की है और फिर सामान्यीकरण किया है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने CTET के एग्जाम में जो आपके आते हैं, जो पर्यावरण अध्ययन के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उनका रिवीजन कराया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।